Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the third unit magnetic effects of current and magnetism of second chapter force on charged particles in electric and magnetic field. And our today's topic is moving coil galvanometer. It's very important topic from exam point of view. As name suggests us, that means एक galvanometer एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो स्मॉल करंट की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर होते हैं, बट यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो है वो कौन सा है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है। यानी कि यहाँ पे जो कोयल है वो मूव करेगी और मूव करेगी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। और इसको शॉर्ट टर्म्स में हम बोल देते हैं MCG, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, MCG। क्लियर हुआ पॉइंट। अब सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है, व्हाट इज MCG, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है क्या। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज दैट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट and find its direction also। यानी एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या काम करेगा, स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन आल्सो फॉर स्मॉल करंट मेजरमेंट, फॉर स्मॉल करंट। यानी कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट ये ज्यादा लार्ज करंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये किसके लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ स्मॉल करंट के लिए। ज्यादा करंट पास होता है तो इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, इसके बर्निंग के चांसेस होते हैं। तो ये वर्क करता है इफेक्टिवली सिर्फ लो करंट की वैल्यू के लिए, उसकी डायरेक्शन भी बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी बता देगा। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को ही हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लार्ज करंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। बट गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल करंट मेजरमेंट के लिए अप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले जब हम इसको कंप्लीट क्वेश्चन को, क्योंकि ये ज्यादा चांसेस हैं कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए 5 मार्क्स में, तो उसमें स्टेप टू स्टेप पूछे जाएंगे बेसिकली। तो सबसे पहले जब भी आए तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज इट, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है क्या बेसिकली। तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल करंट। तो यहाँ पे हम स्मॉल करंट के लिए बेसिकली कर रहे हैं। फिर सेकंड स्टेप पे हमारे सामने आता है प्रिंसिपल, क्योंकि आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है कोई भी डिवाइस कभी भी मैन्युफैक्चर होती है तो उसके पीछे कोई छोटा सा कंसेप्ट जरूर छिपा होता है कि उस इतनी बड़ी डिवाइस को बनाने के पीछे था क्या। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई प्रिंसिपल आया होगा जब इसको साइंटिस्ट ने डिजाइन किया होगा। तो उसके माइंड में क्या है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब भी मैं किसी करंट कैरिंग वायर को, जिस वायर में करंट जा रहा है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर फोर्स लगता था। वो तो स्ट्रेट वायर था, फोर्स लग रहा था। फिर मैंने उस वायर को थोड़ा चेंज करके देखा, उसको एक कोयल में बना दिया, रेक्टेंगुलर कोयल, जिसमें हमने 4 साइडें दी थी PQRS, ठीक है। ऐसे उसको कोयल में बना दिया, करंट तो अब भी फ्लो कर रहा है, वायर है, लेकिन उस वायर की शेप को कोयल में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने देखा उस कोयल के ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क, क्योंकि अपवर्ड जितना फोर्स था उतना ही डाउनवर्ड, लेफ्ट में जितना था उतना ही राइट में, आउटवर्ड जितना था उतना ही इनवर्ड में, तो नेट फोर्स 0 था। इसका मतलब वो कोयल तो मूवमेंट तो नहीं कर सकती, लीनियर मोशन नहीं होगा कहीं पे भी, बट वो अपनी जगह पे क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। जैसे इसको हम कोयल मान ले PQRS1, तो इसका मतलब इस कोयल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, 2 मैग्नेट्स लगाए मैंने नॉर्थ एंड साउथ पोल के। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और ये जो कोयल रखी है PQRS1 ये कंप्लीटली इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कहीं से करंट को जहां पे हमें मेजर करना है उसको मेजर करेंगे, सर्किट में करंट आएगा तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क, और टॉर्क लगेगा तो इसका मतलब ये कोयल जो होगी वो क्या होगी, रोटेट। अब रोटेट होगी तो इस M पॉइंट से एक पॉइंटर अटैच्ड होता है, जैसे ही ये रोटेट होगी वैसे ही क्या करेगा, ये पॉइंटर इंडिकेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो यहाँ पे स्केल लगा होता है कि ये कितना पॉइंटर अगर रोटेट कर रहा है तो करंट कितना है। तो हम इजीली उस करंट की स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा एक कोयल रोटेट करेगी, और उतना ही ज्यादा रोटेट करेगी तो पॉइंटर की हेल्प से उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये इजी था। तो इसका मतलब प्रिंसिपल साइंटिस्ट ने बहुत छोटी सी चीज सोची कि व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क, और उसी के ऊपर इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बना दिया ऐसा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल is placed in external magnetic field, then it experience torque. तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा उस कोयल पे। कोयल विल बिहेव या कोयल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑन इट। तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा और उसी टॉर्क के अकॉर्डिंग हम करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप था, प्रिंसिपल पता चल गया। अब इसके बाद में आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे अच्छा रहता है आपको फिजिक्स में कि आप लेबल्ड डायग्राम बनाओ। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। उसमें जो जो उसके मेन पार्ट्स हैं, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके, वो आप एरो मार्क करके उसके नेमिंग करेंगे। इसी को बोलते हैं लेबलिंग, लेबल्ड डायग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, पेंसिल स्केल वगैरह डायग्राम जितना आपका अच्छा होगा कंस्ट्रक्शन में उतने ही कम पॉइंट भी लिखोगे तो भी काम चल जाता है। अगर आपका डायग्राम बेकार है तो आपको सारे पॉइंट फिर कंस्ट्रक्शन में लिखने पड़ते हैं, जिसमें टाइम आपका काफी कंज्यूम होता है। इसलिए डायग्राम की जितने भी डायग्राम हुए हैं वो डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन इन योर फाइनल एग्जाम। बहुत अच्छे से होने चाहिए, सभी में होने चाहिए। मैं तो कहूंगा यूटी भी आप कर रहे हो तो उसमें भी डायग्राम नीट एंड क्लीन, क्योंकि बहुत फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। डायग्राम अच्छा है, माइंड में जाएगा कि हाँ एग्जामिनर को कि इस बच्चे को आता है कंसेप्ट। तो यहाँ पे डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करेंगे अच्छे से बार बार। तो यहाँ पे ये डायग्राम है। इस डायग्राम में स्टार्टिंग से चलते हैं। ये जो PQRS1 ये कोयल दिख रही है, ये लार्ज नंबर ऑफ टन्स है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाए। ऐसा नहीं कि इनसाइड में जा रहे, इसी के ऊपर मैंने लार्ज नंबर ऑफ टन्स दिखाए, ठीक है, बार बार। लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन में एक ही पॉइंट पे तो नहीं दिखा सकते, इसलिए थोड़ा सा इनसाइड में करके दिखाते हैं। तो PQRS1 ये एक रेक्टेंगुलर कोयल है। यहाँ पे ये इसका एक एंड जो है इस कोयल का वो इस H के साथ कनेक्टेड है। अब ये H क्या है? इसको बोलते हैं मूवेबल टोरोजन हेड। इसका काम क्या है? कई बार किसी इंस्ट्रूमेंट में देखा होगा ये पॉइंटर इस कोयल के साथ अटैच्ड है। कई बार इस पॉइंटर का जब करंट नहीं पास हो रहा तो इसका जीरो यहाँ पे है, ठीक है, या इसका जीरो आगे है, पॉइंटर के बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर होती है। तो हम इस मूवेबल इस टोरोजन हेड को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। एक स्क्रू टाइप होता है। तो इसका मतलब इस कोयल को जैसे ही हम स्क्रू के हेल्प से थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं तो जो हमारा पॉइंटर था उसको एग्जैक्टली जीरो इंडिकेशन पे लेके आ सकते हैं। दैट मीन्स एरर को हम इजिली रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मूवेबल टोरोजन हेड। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये पूरी कोयल जो है वो फ्रीली एयर में रहती है। अब एयर में तो कैसे रहेगी? वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो इसको एक हार्ड वायर से हम अटैच करके रखते हैं इसकी कोयल को। अब अगर मैं बिल्कुल पतला वायर इसके साथ अटैच करूंगा तो इसके ब्रेकेज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए इसको एक फोस्फर ब्रोंज स्ट्रिप के साथ इस टोरोजन हेड से और इस कोयल के एंड पॉइंट तक एक क्या होता है, फोस्फर ब्रोंज स्ट्रिप होती है, जिस स्ट्रिप की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। अब ये क्या है, इजिली एयर में है। तो ये फोस्फर ब्रोंज स्ट्रैप्स जो था वो हमारे पास में कंडक्टिंग भी होना चाहिए और जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा भी होनी चाहिए, इसलिए हम फोस्फर ब्रोंज स्ट्रिप्स को यूज करते हैं। इसी के इस पॉइंट पे एक क्या लगा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, जिसमें हम जूम करके आसानी से जो इंडिकेटर होता है, पॉइंटर जो होता है वो भी यहीं से होता है। तो इसका मतलब ये कोयल थी, ऐसे पॉइंटर आपको दिखाई नहीं देता, बैक साइड में होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंटर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे मिरर लगा होता है जिसकी हेल्प से हम आसानी से रीडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिरर अटैच्ड होता है, वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव में हम आसानी से जूम करके आसानी से देख सकते हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो यहाँ पे मिरर था और ये कोयल थी। कोयल का जो दूसरा एंड था यहाँ पे एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड होगा। ये हमने कहा कि ये जो कोयल थी वो ऐसे अटैच थी,
इसके लोअर पॉइंट पे, लोअर जो एंड था इसका वायर का वो नीचे जा रहा था, उसके साथ क्या थी, स्प्रिंग थी। जैसे ही ये स्प्रिंग जो है रोटेट करेगी तो इस स्प्रिंग को भी रोटेट करने की कोशिश करेगी। इस स्प्रिंग का एक एंड जो है वो फिक्स्ड सरफेस पे है स्प्रिंग का, और इस कोयल का एक एंड इसके साथ था, तो यहां से स्प्रिंग स्टार्ट हो रही है, दूसरा एंड फिक्स्ड है। जैसे ये कोयल रोटेट होगी तो स्प्रिंग भी क्या होगी, रोटेट, और रोटेट होगी तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली वहां पे इस स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। स्प्रिंग क्या काम करता है, कंप्रेस करता है, तो फोर्स किधर लग आता है, एक्सपेंड होने में। स्प्रिंग को कैसे एक्सपेंड करते तो कंप्रेस होने में। जब मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो स्प्रिंग कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो भी रोटेशन करेगी। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो वो क्लॉकवाइज में। तो इसका मतलब स्प्रिंग जो है वो बैलेंस करवाती है, इसलिए इस स्प्रिंग को हम क्या नाम दे देते हैं, रीस्टोरिंग स्प्रिंग, यानी ये वापस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। इसका काम क्या है, करंट गया तब तो ये कोयल रोटेट कर रही है, स्प्रिंग को भी रोटेट करवा इसने, लेकिन करंट जैसे ही जीरो पे आएगा या करंट जीरो हो गया तो पॉइंटर को वापस जीरो पे भी तो लेके आना है, इस कोयल को वापस रिस्टोर भी तो करवाना है। तो ये स्प्रिंग जो है ये क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, तो इसको वापस लेके आने की कोशिश करता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, रीस्टोरिंग स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग किससे बनी होती है, क्वार्ट्ज से या फोस्फर ब्रोंज से। आगे देखेंगे कि क्यों बनाते हैं इसको, क्योंकि एक लाइटर मेटेरियल होता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। आगे देखेंगे इस चीज में कैसे इसकी सेंसिटिविटी को इंप्रूवमेंट करना है। तो ये स्प्रिंग का जो था उस स्प्रिंग को हमने नाम दिया एस डैश, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ, एन और एस, इसलिए मैंने इसका नाम S1 रखा था, PQRS1 लूप। क्लियर हुआ। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये शेप जो थी ये हमने कॉनकेव शेप में क्यों कट किया, इसको सिंपल भी रहने देते। तो यहाँ पे एक स्पेशल पर्पस था इसका, वो स्पेशल पर्पस क्या था कि इसको अगर कॉनकेव शेप में कट करेंगे तो सरफेस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होती है। तो इसका मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो इस कोयल के प्लेन के हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी दैट शुड बी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इस कोयल पे जो टॉर्क लगेगा वो हमेशा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। थीटा की वैल्यू 0 होगी, या जो हम अल्फा कह रहे थे प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ में जो एंगल वो 90 डिग्री, साइन अल्फा 90 या कोस 0 1। तो इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क लगता है इसकी हेल्प से, एक ये कंसेप्ट। अब इस कोयल को जब हम वायर को बार बार टर्न करते हैं तो किसी फ्रेम पे तो करेंगे, वायर हवा में तो रहेगा नहीं रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये मान लेते हैं ये जो आपको दिख रहा है शेप, ये किसकी है, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है। कैसी है, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। मैग्नेट नहीं है बट मेटल की जरूर बनी हुई है। जैसे मैं सिंपल ये कहूं कि एल्यूमिनियम की फ्रेम है ये, तो एल्यूमिनियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक मेटल होता है बट मेटल का बना होता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसके ऊपर एक तो वायर की शेप को हम रेक्टेंगुलर को टर्न कर रहे हैं, मेटल की शेप होती है, तो इसमें जैसे करंट जाता है इस लूप में तो इसकी सरफेस पे, इस बाउंड्री पे जिसके ऊपर हमने वायर को लूप किया था उस पर एडे करंट प्रोड्यूस होते हैं, जो हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे। और वो एडे करंट क्या करते हैं, डैम्पिंग को रोकते हैं, डैम्प्ड करते हैं। दैट मीन्स अगर इसमें करंट आ रहा है तो करंट एक बार ज्यादा टॉर्क होगा, ज्यादा रोटेट किया, फिर वापस मान लेते हैं 5 एम्पियर था, वो 6 पे जाएगा, फिर वापस 4 पे आएगा, तो उसमें ऑसिलेशंस ज्यादा हो जाते हैं। उस ऑसिलेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम जैसे इसमें करंट पास करते हैं तो हमें जल्दी से मिल जाता है, 5 एम्पियर पे जाके इंडिकेटर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब आसानी से हम रीडिंग को एक बार में क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर ये मेटालिक फ्रेम नहीं यूज करोगे तो तब भी आएगा, लेकिन वो 5 के आसपास क्या करता रहेगा, ऐसे मूवमेंट करता रहेगा, आप उसमें रीडिंग लेना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए यहाँ पे एक मेटालिक फ्रेम लगाते हैं जो नॉन मैग्नेट की बनी, और इसके अंदर ये नॉन मैग्नेट की तो थी, मेटालिक थी, लेकिन इसके अंदर एक मटेरियल रखते हैं, और वो मटेरियल क्या होता है, ये ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन रोड। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर क्या था, सॉफ्ट आयरन रोड। अब ये क्यों रखी जाती है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसी 3rd यूनिट में, तो सॉफ्ट आयरन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मेटल होता है जिसके अंदर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पास होती है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी इसने शेप ने थोड़ा बहुत इसको परपेंडिकुलर किया। ये जो था ये ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, इसी के थ्रू पास होने की कोशिश करेंगे, इस ग्रीन के थ्रू, क्योंकि ये किसका बना हुआ था, सॉफ्ट आयरन का, फेरोमैग्नेटिक मेटल है। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू पास होने की कोशिश करती हैं। इसलिए इस कोयल के
जो प्लेन के हैं वो पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तभी हम स्मॉल करंट को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन रोड। अब इस फॉस्फर ब्रोंज का एक टर्मिनल है वो T1 पे कनेक्टेड होती है स्प्रिंग से, दूसरा टर्मिनल जो है वो T2 पे कनेक्टेड है। यानी हमें कहीं पे भी किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करना हो तो वायर के दो एंड होते हैं, एक टर्मिनल T1 पे कनेक्ट करेंगे, एक T2 पे कनेक्ट करेंगे और सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो T1 से और T2 की तरफ इस कोयल के थ्रू और स्प्रिंग के थ्रू करंट होते हुए कहां पे जाएगा, T2 के थ्रू। कोयल एक्सपीरियंस होगी, पॉइंटर रोटेट होगा और वहां पे हमें इंडिकेशन में मिल जाएगी। तो ये इसका कंप्लीट था कंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, सारे के सारे डिटेल्स बता दिए। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, कोयल्स है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, एक एंड जो है इस कोयल का वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, रिस्टोरिंग स्प्रिंग जो इसकी क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रोंज की बनी हुई है। ये जो कोयल्स हैं वो इंटरेक्ट होती है या टर्न कर रखे हैं नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम पे और उसके इनसाइड में एक सॉफ्ट आयरन रोड रखी होती है टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। इसलिए हमें स्ट्रॉन्गेस्ट टॉर्क एक्सपीरियंस होता है इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में था। क्लियर हुआ पॉइंट ये? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस है, आपको लिखे हुए भी नोट्स में काफी, तो वहां पे मिल जाएगा। अदरवाइज मैं तो ये कहता हूँ कि डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाओ, तो यहाँ पे आपको बहुत कम लिखना पड़ता है, एक दो लाइनों में ही काम चल जाता है। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं कैसे होगा। अब इसकी आती है वर्किंग, देखते हैं इस साइड में वर्किंग। अब वर्किंग में क्या करना आपको कि वर्क कैसे कर रहा होगा। तो जैसे ही हमने कहीं सर्किट में T1 और T2 के अक्रॉस वायर कनेक्ट किए, इसमें से करंट जाएगा, करंट गया तो करंट होगा, तो व्हेन करंट पास देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क एंड इट एक्सपीरियंस बेसिकली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कौन सा होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं साइड में से। तो यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। जब करंट पास होगा तो इस कोयल में क्या होगा? रोटेशन होगी। करंट पास हो रहा है तो करंट अगर ज्यादा होगा तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये क्या होगा? डिफ्लेक्ट कर रहा है इसे, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस कोयल का। तो यहाँ पे इसको मैंने कहा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम इसमें डेरिवेशन नहीं करना, वो लास्ट में जो हमने किया था उसका रिजल्ट यूज करना है। तो वहां पे क्या था? NIBA cos थीटा, या आप लिख सकते थे NIBA sin अल्फा। बट दोनों यहाँ पे देखा जाए तो एक कर्व शेप इस मैग्नेट की और इसके इनसाइड में सॉफ्ट आयरन रखना, वो फील्ड को कैसे बना रहे हैं? रेडियल फील्ड बना रहे हैं। सो यहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। और कोई अगर यहाँ पे लिख रहा है अल्फा, तो वही फॉर्मूला था NIBA sin अल्फा। तो अल्फा जो होता है परपेंडिकुलर के साथ में वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी कि यहाँ पे फील्ड जो है वो कैसी है? रेडियल। और उनको बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन और ये कर्ड शेप मैग्नेट की ये हेल्प कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें जो मिलेगा वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू दिस वन, NIBA। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला। बट रीस्टोरिंग टॉर्क is equal to minus K थीटा। यहां पे टर्म्स क्या है? ये थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मैं ये कहूं कि यहाँ पे ये कोयल थी PQRS1, इसमें करंट पास हुआ तो ये तो रोटेट करेगी एक्सल मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन इसका लोअर एंड जो था वो स्प्रिंग ये इसके साथ लोअर एंड के साथ कनेक्टेड है। जैसे ये रोटेट करेगा तो ये पेन भी रोटेट करेगा, इसके साथ फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये पेन जो था जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ेगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क, स्प्रिंग क्या करता है? ज्यादा, जैसे हमने कहा था कि किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो 1 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रहे हैं कम फोर्स लगेगा, 2 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो ज्यादा, 5 सेंटीमीटर करेंगे तो और भी ज्यादा फोर्स। ऐसे ही यहाँ पे इस पेन की हेल्प से अगर मैं इसको 1 डिग्री रोटेट करा रहा हूं तो कम टॉर्क में काम चल जाएगा, कम टॉर्क लगेगा रिस्टोरिंग।
अगर मैं इसको 10 डिग्री रोटेट करवाऊंगा तो और ज्यादा चाहिए, और इसको 60 डिग्री करवाएंगे तो और ज्यादा, मैक्सिमम बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जैसे जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अब हमें रीडिंग कहाँ पे मिलेंगी, जैसे इसमें करंट आया तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन नीचे रिस्टोरिंग टॉर्क भी तो लगा हुआ है स्प्रिंग पे, जो इसको क्या करेगा, वापस बैलेंस आने के। लेकिन ये रुकेगा कहाँ पे पॉइंटर, जहां पे इस करंट की हेल्प से जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था और जो रिस्टोरिंग टॉर्क था दोनों बैलेंस्ड हो जाए। मान लेते हैं ये जो करंट है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो स्प्रिंग है वो क्लॉकवाइज में, जहां पे दोनों बैलेंस हो जाएंगे वहीं पे तो पॉइंटर रुकेगा, और वही हमें क्या बताएगा, करंट की स्ट्रेंथ को। तो इसका मतलब हमें रीडिंग कब मिलेंगी, when deflecting torque is equal to restoring torque, और तभी वो पॉइंटर वहां पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और वो ही रीडिंग हमें मिलेगी। सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कहेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। तभी तो वहां पे ना क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी कोयल, ना एंटी क्लॉकवाइज में, ना स्प्रिंग की चलेगी ना कोयल की चलेगी, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और वहीं पे पॉइंटर रुक जाएगा, और वहीं पे करंट की स्ट्रेंथ को मेजर कर लेंगे। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो था वो था NIDA, और रिस्टोरिंग टॉर्क कितना था, K थीटा। ये नेगेटिव साइन सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा था, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज में है तो रिस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये क्लॉकवाइज में, अपोजिट था, बस उसकी वजह से था। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करना था, तो करंट को एक साइड में रखेंगे। सो I इज इक्वल टू K अपॉन में NBA इंटू में थीटा, और ये जो टर्म्स है ये कांस्टेंट है यहाँ पे। अगर देखा जाए हमने गैल्वेनोमीटर बना लिया, डिजाइन कर लिया, उसमें आपने स्प्रिंग लगा दी, तो स्प्रिंग का जो मटेरियल होगा उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो एक बार आपने जो स्प्रिंग लगा दी वही रहेगा फिक्स। इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सेम कांस्टेंट K फिक्स रहा। इसमें हमने मान लेते 100 टन्स की बना दिया इस इंस्ट्रूमेंट को, उसके बाद में आप लैब में थोड़ी चेंज कर सकते हो कि टन्स को और ज्यादा करेंगे या कम कर देंगे, तो नंबर ऑफ टन्स भी क्या है, फिक्स्ड है। जो मैग्नेट हमने लगा दिया वो मैग्नेट भी इस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है, फिक्स्ड है। आप इंस्ट्रूमेंट को खोल के ही चेंज कर सकते हो, अदरवाइज तो इंस्ट्रूमेंट एक बार जो बना दिया वो सेम रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या थी, कांस्टेंट। एरिया जो होगा इसका लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, वो लेंथ और ब्रेड्थ भी आपने क्या कर दी, फिक्स, चेंज तो होगा नहीं मेजरिंग के टाइम पे, तो इसका मतलब एरिया भी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो इसलिए इसको एक कांस्टेंट के नाम पे बोलने लग गए, I इज इक्वल टू G थीटा। ये टर्म्स इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये टर्म्स, ये कांस्टेंट है तो मैं ये यहां पे लिख सकता हूं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना एंगल ज्यादा होगा उतना ही करंट ज्यादा होगा। मैं ये कहूं कि मैंने 1 एम्पियर करंट पास किया, तो 1 एम्पियर करंट पास किया तो इसने थोड़ा सा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया और सिर्फ 1 एम्पियर करंट पे आया, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग भी उसी को बैलेंस कर रहा था। अगर मैं करंट को ज्यादा प्रोवाइड करूंगा, ज्यादा करंट आएगा तो इस कोयल में टॉर्क भी ज्यादा लगेगा, तो ये स्प्रिंग को भी क्या करेगा, ज्यादा रोटेट करेगा, तो यहाँ पे पॉइंटर पे हमें ज्यादा इंडिकेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 एम्पियर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ज्यादा मैक्सिमम करंट पास करूंगा तो इसमें टॉर्क भी मैक्सिमम लगेगा, स्प्रिंग को ज्यादा रोटेट करवा सकता है, तो इसका मतलब हम करंट को भी ज्यादा मेजर करेंगे। तो यहाँ पे भी यही बता रहा है, करंट जितना ज्यादा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंटर होगा वो पॉइंटर उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इंडिकेट। पॉइंटर इस तरीके से, ये पॉइंटर, तो यहाँ पे 0 1 2 3 आपने देखा होगा, तो जितना ज्यादा करंट होगा ये उतना ही ज्यादा क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पे भी यही है। इसका मतलब ये लीनियर स्केल है, इजिली कोई हमें स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती, लीनियर। जितना गैप यहाँ पे 0 से 1 के बीच में होगा उतना ही 1 से 2, उतना ही 2 से 3। इसका मतलब इजिली लीनियर स्केल से हम आसानी से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लीनियर स्केल, क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे ये, यहाँ तक ये रिजल्ट हुआ। इसके बाद में हम पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया, थोड़ा सा पॉइंट आता है सेंसिटिविटी के बारे में। इसके देखते हैं सेंसिटिविटी क्या होती है।
कि सेंसिटिविटी, जैसे कई बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियोमीटर में भी थी सेंसिटिविटी, वही थोड़ा सा एक बार डिस्कस करके देखते हैं। सेंसिटिविटी एड भी आप देखते रहते हो, एड में क्या कहते हैं, सेंसिटिव। सिर्फ आपको पता है सेंसिटिव कहीं पे आता है, सेंसिटिविटी तो इसका मतलब टीथ में ही होता है। सेंसिटिविटी हर जगह होती है, तो यहाँ पे देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब सेंसिटिविटी पे आते हैं। आपको क्या लगता है जब टीथ में सेंसिटिविटी होती है तो क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा या थोड़ा सा गर्म हम कुछ खाते हैं तो हमें पेन जो मिलता है वो ज्यादा मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंसिटिविटी होगी। हम किसी पर्सन को कोई छोटी बात बोल देते और वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करे, इसका मतलब उसको क्या बोल देते हैं, सेंसिटिव है। ऐसा ही यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर में। हमें बेसिकली करना क्या है, करंट को मेजरमेंट करना है। मैंने स्मॉल सा करंट प्रोवाइड किया, 0.1 मिली एम्पियर प्रोवाइड किया, और इस गैल्वेनोमीटर ने इंडिकेटर में रिएक्ट किया इतना ज्यादा, यानी मैंने बहुत स्मॉल सा करंट दिया और इसका जो पॉइंटर है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। पॉइंटर का डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या था, थीटा। यानी व्हेन ए स्मॉल करंट पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर देन इट रिएक्ट्स और इट डिफ्लेक्ट्स मोर, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कह सकते हैं, व्हेन स्मॉल करंट passed then it deflects more, is called sensitivity of galvanometer। उसको कहेंगे हम सेंसिटिविटी, कि वो ज्यादा सेंसिटिव है। अब आपको क्या चाहिए, ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए या कम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए? तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, जितना कम से कम करंट को मेजर करेंगे उतना ही वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेंसिटिव है। तो हमें ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल करंट आप दोगे तो डिफ्लेक्शन जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, मैंने 2 एम्पियर करंट पास किया तो मुझे 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिला है, 10 रेडियन का। 1 एम्पियर का करेंगे तो कितना होगा, 10/5, सॉरी 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 रेडियन पर एम्पियर। और इसी को क्या बोलते हैं, जब यूनिट करंट आप पास करते हो बेसिकली तो उसे क्या बोलेंगे, स्मॉल करंट। मतलब यूनिटी कोई तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, तो 1 यूनिट करंट या 1 वोल्टेज जो भी आप प्रोवाइड करोगे उसे क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे बेसिकली। क्लियर हुआ पॉइंट? यहाँ पे देखते हैं इस चीज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे 2 टाइप की सेंसिटिविटी होगी। कौन कौन सी सेंसिटिविटी? अब मैं ये कहूं कि इसमें मैंने 1 एम्पियर करंट पास किया तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। लेकिन मैं कहूं कि करंट नहीं था, मैंने तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लाया 1 वोल्ट की और इसको 1 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच कर दिया। एक जो टर्मिनल था वो T1 के साथ, दूसरा जो सेल का कनेक्शन था वो T2 के साथ में। तो इसका मतलब आपने करंट नहीं प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, वोल्टेज। और वोल्टेज प्रोवाइड किया तो वो सेंसिटिविटी किसके टर्म्स में आएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ पे दोनों का कंसेप्ट सेम है, इसको बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी और इसको बोलेंगे सेकंड को वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी देखते हैं इन दोनों। करंट का मतलब व्हेन यूनिट करंट इज पास, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वो इसी का तो था। मैं ये कहूं कि मैंने जब आई करंट पास किया इसमें से जनरली, तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ पॉइंटर में, थीटा। तो मैं जब 1 एम्पियर करंट पास करूंगा तो कितना होगा, थीटा अपॉन में आई। तो यही तो करंट सेंसिटिविटी हो गया। डिफ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखें, डिफ्लेक्शन व्हेन यूनिट करंट इज पास्ड, यूनिट करंट इज पास्ड। 1 एम्पियर करंट पास करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी की। मैंने कहा डिफ्लेक्शन थीटा था, कितना करंट पास किया था, आई। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, व्हेन यूनिट करंट पास्ड देन डिफ्लेक्शन इज दिस वन। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, करंट सेंसिटिविटी। तो इसका मतलब थीटा अपॉन में आई जो होता है वो करंट सेंसिटिविटी होता है। तो वहां से हमारा फॉर्मूला बन गया करंट सेंसिटिविटी का भी। वहां पे क्या था, आई इज इक्वल टू जी इंटू थीटा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, थीटा अपॉन में आई। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, आई को इधर लेके जाए और बाकी की टर्म्स को इधर ले आए, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूं तो कितना होगा, एन बी ए अपॉन में के,
रेसिप्रोकल था सिर्फ उसका, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बन गया। इसकी कोई यूनिट पूछे आपसे तो थीटा, दैट मीन्स एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, तो यहाँ पे रेडियन पर करंट की यूनिट एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर हो गया। इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। अब कोई ये कहे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, तो आप क्या कहोगे, जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूं कुछ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी अप्लाई करो 1 वोल्ट की T1 और T2 के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कुछ करंट होगा, करंट पास करेगा तो डिफ्लेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला भी वही है, डिफ्लेक्शन व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब क्या 1 एम्पियर करंट नहीं का, करंट बोल दिया तो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज बोल दिया तो वोल्टेज। यहाँ पे 1 यूनिट करंट होना चाहिए 1 एम्पियर, और यहाँ पे 1 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि अब की बार करंट नहीं है मेरे पास में, मैंने V वोल्ट जब अप्लाई की इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ, थीटा। जब 1 वोल्ट अप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन में V वोल्ट। ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs। तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिखेंगे तो थीटा अपॉन में V, और यहाँ पे मैं लिखूं थीटा वोल्टेज, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, I इंटू में R। जब करंट यहाँ से इस टर्मिनल से जाएगा इस कोयल के थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू और टर्मिनल T2 तक, तो कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वायर में, तो रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू में रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी को ऐसे लिख सकते हैं, थीटा अपॉन में I क्या था, थीटा अपॉन I करंट सेंसिटिविटी, IS अपॉन में कितना था, R। तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी हमें पता था, इसको लिखना चाहे तो NBA अपॉन में R इंटू में, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे कोई आपसे ये कहे कि करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमें करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू पता है, हाउ टू इंक्रीज, देखते हैं इस टर्म्स को। हाउ टू इंक्रीज, यहीं लिख देता हूं, हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी था इस बार यूटी में, हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। तो इस सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे देखेंगे। सेंसिटिविटी मुझे इस चीज को इंक्रीज करना है, यानी थीटा डिफ्लेक्शन को बढ़ाना है और करंट को क्या करना है, कम करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ये पैरामीटर भी तो है इनसे इजिली, क्योंकि इनमें तो चेंज नहीं कर सकते, करंट तो आपके पास में फिक्स्ड हो गया, 1 यूनिट करंट जब होगा। तो इसका मतलब मैं n को इंक्रीज करूंगा तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा, B को इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज, A को इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज, K को क्या करना पड़ेगा, कम। जितना कम होगा उतना ही करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, द नंबर ऑफ टर्न्स। जो n था वो क्या था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कोइल। इस कोइल पे जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा गैल्वेनोमीटर। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं बहुत ज्यादा टर्न्स अप्लाई कर दूं किसी पे? अगर टर्न्स ज्यादा अप्लाई करोगे तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, और लेंथ ज्यादा होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा कंसेप्ट, वो बल्कियल भी हो जाएगा, साइज में ज्यादा हैवी हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी लिमिट के बाद में कम होनी स्टार्ट होगी। बट अप टू लिमिट, अप टू लिमिट, ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि साइज बल्कियर हो जाएगा। और दूसरा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट? देखते हैं आगे। सेकेंड केस B है, बाय इंक्रीजिंग B, और B क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। ये कर सकते हो आप, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आपके पास में अवेलेबल हो उतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हम लगा सकते हैं। बट वो अगर कोई कंपनी है तो इसका मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, इसलिए ये भी हम हिसाब से ही लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी टॉर्क भी उतना ही ज्यादा लगेगा, इसलिए हम स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इसको जितना इंक्रीज करें उतना करवा सकते हैं। थर्ड केस A है, A क्या था, एरिया ऑफ द कोइल, इंक्रीज A बट अप टू लिमिट। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों बोल रहा हूं बट अप टू लिमिट।
क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ द कोयल है, एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा रहेगा, बट यहाँ पे एरिया को लिमिट से ज्यादा नहीं इंक्रीज करा सकते, ज्यादा होगा तो उसको मेंटेन करना मुश्किल होगा, जल्दी खराब हो जाएगी कोयल, या ये कहें कि वो साइज में बल्कियर हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट है वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम एरिया को भी अप टू ए लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं इन सम प्रपोर्शन रेशियो, प्रैक्टिकली जो भी होता है। तो एरिया को भी लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं करवा सकते, लेकिन इनको इंक्रीज करवाने से सेंसिटिविटी जरूर बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, के डिनोमिनेटर में आता है, और डिनोमिनेटर में आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग के। और के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट था इसका, जो हमने स्प्रिंग मानी थी, स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम होगा उतना ही करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज, तो इसका मतलब हमें पहले ही ऐसा मटेरियल ले लेना चाहिए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो, कम हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हमने उसको रोटेट किया और वो ब्रेक हो गया, टूट गया, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और कंडक्टिंग भी होना चाहिए मेटल का, उसमें से करंट है वो पास होना चाहिए, अदरवाइज करंट इसमें स्प्रिंग में पास नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए ऐसे मेटल का चूज करते हैं। इसलिए इस स्प्रिंग को क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रोंज से लिया जाता है, क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, कम होता है, इसलिए सेंसिटिविटी इसकी ज्यादा होती है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये 4 पॉइंट थे इसकी सेंसिटिविटी के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके साथ में कई बार एग्जाम में अटैच कर देते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि क्या हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होता है, या रिवर्स केस, क्या हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमें मिल रहा है करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस, तो ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? जब हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वायर की लेंथ इंक्रीज, वायर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। जब आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हो नंबर ऑफ टर्न से, तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, नो डाउट, बट रेजिस्टेंस भी तो क्या हो रहा है, वायर का, कोइल का इंक्रीज, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब हम इफेक्टिवली ये नहीं कह सकते कि अगर करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज ही हो। क्लियर हो पॉइंट? तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये 1 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में। तो ये कंप्लीट था मूविंग कोयल गैल्वेमीटर का, अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर सकते हो इसको। क्लियर हो गया? डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, बार बार इसकी प्रैक्टिस करके देखना, आपका टाइम कम लगेगा एग्जाम में अगर प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, और डायग्राम नीट एंड क्लीन होता तो वो इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है एग्जामिनर के माइंड। थैंक यू।